लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, विच इज़ द इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज़ आवर राइट टू इक्वालिटी। क्लियर? नाउ सो द आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। और अगर बात किया जाए तो आर्टिकल जो 14 है और आर्टिकल 18, दैट इज़ दी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये बात करते हैं किसके बारे में? दे टॉक अबाउट दी राइट टू इक्वालिटी। सो राइट टू इक्वालिटी के लिए वी हैव 5 आर्टिकल्स। क्लियर? नाउ अब इन 5 आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल है इसके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 14, विच इज़ equality before law. That is, the state shall not deny any person equality before law or equal protection of the laws within the territory of India. यानी कि स्टेट, सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है स्टेट के बारे में, और स्टेट की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 में कि स्टेट होता क्या है। क्या बताया था मैंने वहाँ पर? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक, सो द आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है क्या? टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल होगा। ये एक फर्स्ट फ्रेज है। दूसरा, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो 2 फेजेस हैं जिन्हें हमें समझना है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, एंड द नेक्स्ट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज 5 आर्टिकल्स आर exclusively available to the citizens only, available to citizens of India। ठीक, बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। मीन्स क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 शामिल नहीं है, सो हेंस द आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑल्सो एंड टू द एलियंस ऑल्सो और फॉरेनर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में हम बात करेंगे 2 पार्ट के बारे में। द फर्स्ट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये टर्म, ठीक है, दिस टर्म इज अ कोरोलरी फ्रॉम द एवी डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो एवी डाइसी वॉज द पर्सन हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक, और उसी रूल ऑफ लॉ की जो कोरोलरी है वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्लियर? और ये जो हमने लिया हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट वी हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है? बेसिकली दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे हर कोई इक्वल है। ठीक है, इसका मैं अगर हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है, इसका मतलब है कि लॉ के आगे हर कोई क्या है? इक्वल है। मतलब whether he any person, if he is a rich person let's say or poor person, does not matter, whether he is adult or whether he is young, whether he is literate or illiterate, clear, whether he is women or whether he is man, whether he is girl or boy, whether he is living in the urban area or rural area, clear, whether he is white or whether he is black, clear। so the thing is कि लॉ के आगे everyone is equal, clear। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर हम एक वोट की वैल्यू की बात करें, सो जो वोट की वैल्यू है इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन वेदर ही इज़ रिच और पुअर। ठीक है, अनिल अंबानी के अनिल अंबानी के वोट की जो एक वैल्यू होगी इट विल बी सिमिलर टू
the votes value of any poor. So this is the casting right. We have the right to cast vote 326. क्लियर? सो कहने का मतलब है कि लॉ के आगे हर कोई क्या है, इक्वल है, और इसी को बोलते हैं क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि लिया गया है फ्रॉम द एविडाइसिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज द एविडाइसिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ. तो इस कॉन्सेप्ट में तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड. पहला बात कर रहा है दैट दी नो पर्सन शैल बी मेड टू सफ़र इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द लॉ. व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब है कि अनटिल एंड अनलेस अगर आपने किसी भी लॉ को ब्रीच नहीं किया है, ठीक है, अगर कोई लॉ है, सपोज देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड, देयर इज द लॉ ऑफ द लैंड. व्हाट दिस मीन्स, व्हाट दिस फ्रेज मीन्स, द लॉ ऑफ द लैंड. द लॉ ऑफ द लैंड फेज मीन्स कि आपके जो लैंड है, ठीक है, जैसे द मदर लैंड इंडिया वी हैव, यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड है, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक. तो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में कई सारे लॉज लिखे हुए हैं, या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और फिर उसको इंक्लूड कर दिया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर एंड द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक अ लॉ. क्लियर? सो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया. नाउ अगर आपने इस लॉ का वायलेशन किया है, ओनली देन यू कैन बी पनिश्ड. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी आर्टिकल 17, ठीक. आर्टिकल 17 में क्या है, दी अनटचेबिलिटी, दैट इज यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. पर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की. लेट्स से देयर वाज अ पर्सन ए, ही वाज फ्रॉम द ब्राह्मण क्लास, एंड देयर वाज अ पर्सन बी, ही वाज फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक. और आपने इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया. ओके, सो कहने का मतलब है इन दैट कंडीशन यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज़ अनलॉफुल, you are practicing untouchability which is unlawful, hence you could be booked under the आर्टिकल 17, ठीक है ना. मतलब यू हैव वायलेटेड दी आर्टिकल 17, तो आपके जो ऊपर जो लीगल प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई हो सकते हैं. सो दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है कि दैट नो पर्सन शैल बी बुक्ड, कोई भी पर्सन को बुक नहीं कर सकते हैं, और ही हैव नो पर्सन कैन बी मेड टू सफ़र इन बॉडी, ठीक है. मेड टू सफ़र इन बॉडी मीन्स उसको कोई प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ मीन्स अंटिल ही और शी हैज़ नॉट done the breach of law, no one can punish that person, whether in terms of the body, means you are talking about here about the corporal punishment, okay, or in terms of good, take material good means let's say you are asking for money, okay, as a compensation because that person has breached the law, ठीक है. सो अगर उसने ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया है तो आप उसको सफ़र नहीं कर सकते, उसको पनिश नहीं कर सकते, या उससे किसी भी चीज़ की डिमांड गुड्स की नहीं कर सकते. अगर ब्रीच ऑफ लॉ किया है देन वो पूरा जो लीगल प्रोसेस होगा वो होगा, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट द ए कैन बी स्यू और बी स्यूड. व्हाट दिस मीन्स, स्यू का मतलब क्या होता है पहले समझना पड़ेगा आपको. स्यू का मतलब होता है दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ सिविल एक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिविल एक्शन, ठीक है. ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिविल एक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, इट इज़ अ सिविल एक्शन अगेंस्ट समबडी, ठीक है. लेट्स से ए कैन स्यू, देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, दिस इज द पर्सन ए. नाउ दिस ए पर्सन कैन स्यू मीन्स this a person can initiate a legal action against, let's say for example here the B, okay. So this a person can initiate a legal action against B, and this legal action is considered as, or it's called as that A ने B को sue कर दिया means उस पर एक legal proceeding initiate कर दी. Clear? ठीक है. हो सकता है कोई इस B ने कुछ डैमेज किया हो इस ए की प्रॉपर्टी का, सो ए हैज़ इनिशिएटेड अ लीगल एक्शन, और ए sued बी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डैमेजेस दैट इज डन बाय दी बी, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि ए ने बी को स्यू कर दिया, और ए कैन ऑल्सो बी स्यूड, ए को भी स्यू किया जा सकता है, ठीक है. हो सकता है ए को स्यू कौन कर दे, दोबारा बी कर दे. तो कहने का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि ए कैन बी स्यू, यानी आप किसी के ऊपर, आप यहाँ पर हो, ये ए है और ये बी है,
ठीक। सो ए किसी बी के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चला सकता है अगर एक्चुअल में वो कोई ग्राउंड है ना। देयर शुड बी प्रॉपर ग्राउंड, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल हवा में चला दिया। तो देयर शुड बी प्रॉपर ग्राउंड, एक ग्राउंड होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए। देयर शुड बी सम रेशनल, है ना, बिहाइंड योर एक्शन। उस कंडीशन में आप जो है ए बी को शू कर सकता है एंड बी ऑल्सो हैज़ राइट टू sue ए। ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द रूल ऑफ लॉ ऑफ द AV-Dicey। The third concept is that the constitution is the result of the ordinary law of the land। मैंने अभी बताया आपको what is the meaning of the ordinary law of the land। ordinary law of the land that say in case of the India we have the mother earth। ठीक है। so we have the mother earth। now अब मदर अर्थ में हमारे यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे लॉज हैं उन लॉज से मिलके वी हैव मेड अ बुक। ठीक। एंड द बुक इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हमने एक बुक बनाई और उसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे जो इंडिया के जो छोटे छोटे लॉज हैं दैट इज़ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड becomes the constitution of India। So the constitution is the result of the ordinary of the law of the land। constitution is the result of the aspiration of the people। constitution is the result of the basic structure of Indian polity। constitution is the result of the makers mind of the makers। clear। so constitution के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आई हैव ऑल्सो गिवन मैनी डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड दी प्रीएम्बल। ठीक है। वेरियस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं एंड अंडर वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एलेबरेटेड दैट व्हाट इज़ दी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि प्रीएम्बल इज़ द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट थे, दीज थ्री कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड दी थर्ड वन, ये बताते हैं किसके बारे में, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एंड दिस कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ दिस इज गिवन बाय द AV-Dicey। ठीक। और ये क्या है, इट इज़ अ कोरोलरी टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के आगे सब कोई इक्वल है। ना एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, कुछ टाइम पहले CGI ने एक कॉन्सेप्ट दिया था या एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एंड देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल बाय लॉ। तो ये तो आपने समझ लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे मैं दो टर्म्स लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द रूल ऑफ लॉ एंड द सेकेंड वन इज़ द रूल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो ये पहला लिखा हुआ है, पहला है रूल ऑफ लॉ। यानी कि रूल होगा, किसका रूल होगा, लॉ का। यानी कि जो रूल बुक है, जो हमारी संविधान है, उस संविधान में जो लॉ लिखे हैं, ठीक, उसी लॉ का क्या होगा, रूल। इसी लॉ का क्या है, रूल। ठीक। यानी कि यही लॉ जो है वो रूल करेंगे हमारे भारत पे। क्लियर। इसी लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई चलेगा। ठीक। एंड दैट्स वाई हेंस वी हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल बाय लॉ। ठीक है। रूल बाय का लॉ का मतलब क्या होता है कि आप रूल तो कर रहे हो पर कैसे, लॉ के द्वारा। दिस मीन्स लेट्स से दिस अ गवर्नमेंट। ठीक। एंड अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज अ लेजिस्लेचर। ठीक। यानी कि वो क्या करती है, लॉज को बनाती है। ठीक है। अमेंड करती है, नया लॉ लेके आती है। ठीक। तो सपोज कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लॉज बना रही है, बट गवर्नमेंट लॉ बना रही है, ऐसे लॉ बना रही है दैट लॉज आर फेवरिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये कंडीशन क्या है, अब रूल कौन कर रहा है देश में, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव, है ना। प्रेसिडेंट और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है ना। अब ये लोग रूल कर रहे हैं कैसे, लॉ बना के, और वो लॉ किसको फेवर कर रहे हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब हो गया कि दे आर मेकिंग द लॉज टू फेवर दम। ठीक। एंड हेंस दे आर रूलिंग। गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर रूलिंग हाउ, बाय लॉ। ठीक है। दे आर रूलिंग बाय लॉ। पर उन्हें रूल कैसा करना चाहिए, डेमोक्रेटिकली रूल करना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज दे आर इलेक्टेड डेमोक्रेटली। बट द थिंग इज दे आर रूलिंग बाय लॉ, लॉ। क्लियर। जैसे कहीं पर सपोज, जैसे अभी सबसे अच्छा जो एग्जांपल आया था अभी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ईडी,
ठीक है। तो ईडी का और सीबीआई का जो डायरेक्टर है वहाँ कुछ ऐसा कुछ इशू था, तो उनका जो टेन्योर था उसको एक्सटेंड कर रहे थे, 3 टाइम बार उसको एक्सटेंड कर दिया, जबकि मैक्सिमम से 2 टाइम्स हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जो होता है वो 2 साल हो सकता है एक बार में, पर उसको एक्सटेंड कर दिया, 3 बार एक्सटेंड किया, 2-2 साल करके शायद से। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो क्या कर रहे हैं कि जो रूल है उसको क्या कर रहे हैं, लॉज को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो दे आर रूलिंग बाय द लॉ। ठीक है, सो इतना समझते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि राइट टू इक्वलिटी में 2 आर्टिकल्स हैं और 2 पार्ट हैं उसके, आर्टिकल 14 के। पहला पार्ट मैंने बताया था द इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। द नेक्स्ट पार्ट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कर लिया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बात कर लिया है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या मैंने बताया, एविडाइसी के कॉन्सेप्ट रूल ऑफ द लॉ के बारे में आया है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करना है, पर उससे पहले थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करेंगे दैट व्हाट इज़ दी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के भी यहाँ पर 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक, पहला बात कर रहा है कि अब्सेंस ऑफ द एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ मतलब दिस इज़ द लॉ। ठीक, और इस लॉ के आगे सारे लोग क्या हैं, इक्वल है, जैसे मैंने बताया था रिच पुअर। ठीक है, तो जितने लोग हैं यहाँ पे 1 2 3 सारे जो लोग हैं वो लॉ के आगे क्या हैं, इक्वल है। ठीक, मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टॉक अबाउट दी सलमान खान। ठीक है, तो सलमान खान ने क्या किया, उन्होंने ब्लैक बक को मार दिया। ठीक, और ब्लैक बक क्या है, ब्लैक बक इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ठीक, जिसका मेंशन किया गया है इन दी शेड्यूल 1 में, और विच इज़ लीस्ट कंसर्न, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। अब कई लोग बोलते हैं कि ठीक है ये लीस्ट कंसर्न है, तो यानी कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना पनिशमेंट क्यों दी गई उनको, इसलिए दी गई बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कि ये लीस्ट कंसर्न है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इन एडिशन टू इट इज़ मैंशनड इन द शेड्यूल 1। ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 में मैंशनड है, तो इस वजह से इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब बिकॉज अब देखो वो तो एक बड़े सेलिब्रिटी सलमान खान, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया, उनको इक्वली ट्रीट किया। ठीक है ना, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे हर एक इंसान क्या है, इक्वली उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, मीन्स कि जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के आगे क्या है, इक्वली सब्जुगेटेड हैं, यानी कि इक्वली उनको देखा जाएगा, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। ठीक, द थर्ड वन इज दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ द आर्टिकल 14, क्या इसमें कोई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अब्सेंस ऑफ द एनी प्रिविलेजेस टू इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, एक कोई भी पर्सन है उसको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या ये एक्चुअल में है, नहीं ये एक्चुअल में नहीं है, देयर सम एक्सेप्शंस रिगार्डिंग दिस थिंग। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है एंड द आर्टिकल इज द आर्टिकल 361। ठीक, एंड आर्टिकल 361 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड द राज प्रमुख। यानी कि भारत के संविधान में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं टू दी प्रेसिडेंट, टू दी गवर्नर एंड टू दी राज प्रमुख। ठीक है, इनको कुछ प्रेसिडेंट, इनको कुछ क्या दिए गए हैं, इनको कुछ इम्यूनिटी दी गई है। क्या क्या इम्यूनिटी है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दैट, जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, या जो गवर्नर हैं, इनको ये इम्यूनिटी है कि ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है। ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी, यानी कि ये ऑफिस में, ये अपने ऑफिस में है और ये अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक, उस ड्यूटी का इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, यानी कि दे आर नॉट आंसरेबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ।
ठीक है, तो कोर्ट में ये आंसरेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे एक हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 74, ठीक है। आर्टिकल 74 में ये दिया हुआ है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, दैट प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। जो प्रेसिडेंट है वो काम करेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो, दिस एड एंड एडवाइस, ये जो एड एंड एडवाइस है ये कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं हो सकती, यानी कि इस एड एंड एडवाइस को कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट से नहीं पूछ सकता कि क्या एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी गई है। तो ये क्या है, ये एक तरह का दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या है, ये एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट है, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं दिस इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, इम्यूनिटी है जो कि संविधान ने दी हुई है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, गवर्नर के साथ भी सेम चीज़ें रहता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड हम बात करें तो चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के केस में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ भी हो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट नहीं किया जा सकता, क्लियर, ठीक, वेदर ही इज़ गवर्नर और वेदर ही इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। और हाँ, लेकिन अगर उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर जो केस है, ठीक है, उस केस को फाइल किया जा सकता है, बट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर। तो उनका अगर टेन्योर एक बार एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप बेसिकली केस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है, उससे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। थर्ड अगर बात किया जाए तो अपार्ट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग का एक चीज़ होती है सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा, द डिफरेंस बिटवीन दी सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट इनिशिएट हुआ है। सिविल प्रोसीडिंग का मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई देयर इज अ केस रिगार्डिंग द मनी, देयर इज केस रिगार्डिंग एनी सिविल मैटर, ठीक है, कोई होम अफेयर का मैटर हो गया, ठीक है ना, डिस्प्यूट का मैटर हो गया, तो ये सारे जो मैटर्स हैं दीज ऑल मैटर्स कम्स अंडर दी सिविल डिस्प्यूट्स, क्लियर। तो सिविल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली ये भी उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं हो सकता है, ठीक है, बट अगर आपको इनिशिएट करना है सो यू हैव टू गिव फर्स्ट दी 2 month नोटिस, ठीक है, 2 month का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा। ओनली देन you can initiate the civil proceeding against the president of the India or the governor of India, governor of the state, ठीक। उसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिनको इम्यूनिटी मिली हुई है, अगर हम बात करें जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ के जो हेड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ के हेड्स होते हैं, विजिटिंग हेड्स ऑफ द कंट्रीज जो इंडिया में आके मिलते हैं, ठीक है, या इवन यू कैन टॉक अबाउट एज दी फॉरेन डिप्लोमैट्स, ठीक, डिप्लोमैट्स, तो उनको भी इम्यूनिटी दी गई है। अब बात की जाए कि जो फॉरेन हेड्स हैं, ठीक है, या जो डिप्लोमैट्स हैं, इनको इम्यूनिटी किसके अंतर्गत मिली है, अंडर व्हाट लॉ, ठीक है, क्या ये एक्सेप्शन में इंक्लूडेड है? यस, ऑब्वियसली दे आर इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शंस, एंड विद दैट ऑल्सो हमने एक कन्वेंशन साइन किया था विच इज़ नोन एज दी वियना कन्वेंशन, ठीक है, वी हैव साइन अ वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमैटिक रिलेशन, ठीक, 1961। तो हमने वियना कन्वेंशन ऑफ द डिप्लोमैटिक रिलेशन 1961 को साइन किया गया था, ठीक। इस कन्वेंशन में क्या था, इस कन्वेंशन में ये बोला था कि जो भी डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, जो भी डिप्लोमैट्स हैं या जो भी फॉरेन जो डिग्निटरीज़ हैं, फॉरेन हेड्स हैं जो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है, उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। अब उन्हें इम्यूनिटी क्यों मिल रही है, उन्हें इम्यूनिटी इसलिए मिल रही है सो दैट दे कैन परफॉर्म दियर वर्क, उनका जो काम है, जो ड्यूटी है उनकी यहाँ पर जो काम है वो अच्छे से परफॉर्म करें विदाउट एनी प्रेशर, उनको कोई भी प्रेशर ना रहे, उनको फोर्स ना किया जाए किसी भी चीज़ के लिए, क्लियर। इवन अगर कोई फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, लेट्स से they have done some sort of crime, even then they cannot be arrested, ठीक है। सो दिस इज मेंशन इन दी वियना कन्वेंशन,
इसको मेंशन किया गया हो। और इवन अगर वो अपने घर पे हैं, ठीक है, देयर इज अ डिप्लोमैट एंड ही डिप्लोमैट इज इन हिज हाउस, इवन देन पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। तो कहने का मतलब है सिर्फ डिप्लोमैट अगर ऑफिस में है तो ये नियम लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर डिप्लोमेट अपने घर पे भी है, मतलब इंडिया में उसका घर है, ठीक है, दिल्ली में, मैंने बताया मोस्टली जो एम्बेसीज़ हैं, ठीक है, मोस्टली जो एम्बेसी हैं वो कहाँ पर हैं, सारी दिल्ली में हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया कॉन्सुलेट्स होते हैं, कॉन्सुलेट आप बोल सकते हैं रीजनल ऑफिस, ठीक है ना, या स्टेट ऑफिस। तो एम्बेसी क्या है, सारी एम्बेसीज, सारे स्टेट्स की एम्बेसीज जो हैं, यानी कि सारे जो नेशंस हैं उनकी एम्बेसीज जो है दिल्ली में है। पर कॉन्सुलेट बात किया जाए तो हर स्टेट का कॉन्सुलेट जो है अलग अलग स्टेट में है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा फ्रांस, तो फ्रांस की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में होगी। इसी तरह यूएस की एम्बेसी दिल्ली में, सारी एम्बेसी दिल्ली में से होती हैं। और वहाँ पर एम्बेसी में कौन रहता है, डिप्लोमेट्स रहते हैं, ठीक। पर काउंसलेट की बात किया जाए तो यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, तो इनके जो काउंसलेट्स हैं ये चेन्नई में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, तो ये अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। आई होप आप ये बात समझ होंगे, ठीक है ना। तो एम्बेसी एक बड़ा टर्म है, काउंसलेट उसका छोटा टर्म है, ठीक है। तो अगर ये जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, जो एम्बेसीज में रह रहे हैं या जो डिप्लोमेट्स एम्बेसी में रह रहे हैं, तो ये इनको जब ऑफिस में है तब तो इम्यूनिटी मिली हुई है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये घर पे है तब भी इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एक और चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड द राज प्रमुख, ठीक है, इट इज़ मैंशनड। बट देयर वाज अ केस एंड दैट केस इज द रामेश्वर प्रसाद, जस्ट अ मिनट, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2006 में, ठीक। इस केस में ये कहा गया कि जो इम्यूनिटी दी गई है किसको, प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख को अंडर द आर्टिकल 361, दिस इम्यूनिटी does not however takes away the power of the court to examine the validity of the action including on the grounds of the malafide of the governor। यानी कि अगर जो एक्शन ले रहे हैं, कौन, प्रेसिडेंट ले रहे हैं और या जो भी गवर्नर ले रहे हैं, ठीक है, अगर जो वो एक्शन लिया गया है वो बेसिकली मेलाफाइड इंटेंशन से लिया गया है या जिस ग्राउंड से वो एक्शन लिया गया है वो कोई गलत ग्राउंड हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकता है द वैलिडिटी ऑफ दैट एक्शन, ठीक है, कि उस एक्शन की वैलिडिटी क्या है, तो उसको एग्जामिन कर सकता है कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि कोर्ट में क्या कहा गया था। तो मैं इसको अगर फिर से थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो मैं इसको समराइज़ ऐसे करूँगा दैट सबसे पहले हमें पता है कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं दी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ कि इसका मतलब क्या है कि लॉ के आगे हर कोई क्या है, इक्वल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सेड कि संविधान में ये बताया गया है अंडर आर्टिकल 361 कि देयर सम प्रोटेक्शन गिवन टू दी प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड दी राज प्रमुख, ठीक। क्या प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ये है कि जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैं अगर वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं देन दे आर नॉट आंसरेबल टू दी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। फिर मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट दिस एड एंड एडवाइस इस एड एंड एडवाइस को वो बाइंडेबल नहीं है, उसको बाउंड नहीं कर सकती कोर्ट की इस एड एंड एडवाइस को डिस्क्लोज करो, ठीक है, इसको डिस्क्लोज करने की परमिशन नहीं है, ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उसको फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर भी कर दिया तब भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, बट हाँ आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर द केस कैन बी फाइल्ड। द थर्ड थिंग इज नो सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो देन यू हैव टू गिव द 2 month नोटिस, तो 2 month का नोटिस देना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन इनिशिएट। द थर्ड इज द इम्यूनिटी तो प्रोवाइड की गई है किसमें, आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज्य प्रमुख को। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वियना कन्वेंशन को भी साइन किया है और वियना कन्वेंशन में क्या बताया गया है, द वियना कन्वेंशन वॉज रिगार्डिंग दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिसको 1961 में साइन किया गया था। इसमें ये कहा गया था
कि जो भी कंट्री के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं या जो भी विजिटिंग हेड हैं, ठीक है, और जो भी डेलीगेशन आता है इंडिया में फॉरेन कंट्री से, तो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है सो दैट वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है भाई, अब इंडिया में आ गए, सपोज इंडिया की गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है, सो दे विल बी नॉट बी इन द पोजिशन टू परफॉर्म देयर वर्क ओके इंडिपेंडेंटली फ्रीली। ठीक है, सो इन दैट केस उनको वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। और इवन ये इम्यूनिटी उनके घर तक में भी है, यानी कि अगर वो दिल्ली में किसी घर पे रह रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनको वो इम्यूनिटी दी गई है। एंड देयर वाज आल्सो केस नोन एज दी रामेश्वर प्रसाद केस ऑफ 2006। इस केस में ये बोला गया था कि ठीक है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सो इस ड्यूटी के लिए वो आंसरेबल कोर्ट में नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर उन्होंने कुछ काम किया, यानी कि कोई एक्शन लिया, कोई ड्यूटी परफॉर्म की, और वो ड्यूटी जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन में है, उसका कोई भी एक रीजनेबल जस्ट ग्राउंड नहीं है, सो ऑन दैट बेसिस द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट कैन बेसिकली एग्जामिन दैट डिसीजन। ठीक है, तो उसको क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। तो ये हमने बात किया रिगार्डिंग दी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, मैंने आपको बताया था कि पार्ट 14 में जो आर्टिकल 14 है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं काफ़ी सारी, और अब हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि जो लॉ है उसके आगे हर कोई बराबर है। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर द 3 पीपल्स, ठीक है, 3 लोग हैं इस पिक्चर में। द फर्स्ट वन इज दी, लेट्स से this A person, the second is this B person, and the third one is this C person. Clear? And there is a wall. This is the wall. Okay, this is the wall. And the next side of the wall there is a playground, और वहाँ पर एक मैच चल रहा है. Now, if you talk about the A person, तो A person की जो height है, it is enough to see the, to have the view of the ground. ठीक है, जो B person है वो थोड़ा सा छोटी है इन कंपेयर टू द ए, बट इवन दो समहाउ शी इज़ मैनेजिंग टू सी द ग्राउंड और टू सी दी मैच। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको, बट इवन दो शी इज़ लाइक ओके। सी के बारे में बात की जाए तो वो व्हील चेयर पर हैं एंड ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू हैव द व्यू। नाउ दिस इज़ द इक्वलिटी, दिस इज़ द इक्वलिटी। क्लियर? दिस इज़ द इक्वलिटी। बट क्या ये जस्टिस है? इज इट जस्टिस? टेल मी। दिस इज इक्वालिटी। हमने क्या किया, सबको इक्वल चीज़ें दे दी। भाई हमने एक बॉक्स दिया है किसको, ए को ये पूरा बॉक्स दिया है। सेम बॉक्स हमने दिया है बी को, और सेम बॉक्स दिया है सी को। ए तो उस पोजीशन में है, तो ए जो है वो उस बॉक्स का अच्छे से यूज़ कर पा रहा है और वो अच्छे से मैच देख पा रहा है। बी को बॉक्स देने के बाद भी बी जो है ये मैच को देखने में से प्रॉब्लम हो रही है। और सी की बात किया जाए तो सी के लिए तो बॉक्स का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, बिकॉज द सी पर्सन इज इन दी व्हील चेयर बॉक्स के ऊपर वो कैसे ले जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, बट दिस इज नॉट जस्टिस। गेटिंग योर पॉइंट? दिस इज इक्वालिटी, दिस इज नॉट जस्टिस। बट लेट्स से हम क्या करें, हम ए को बोले कि अपना आप जो ये बॉक्स है ये बी को दे दो आप। ठीक है, तो ए ने अपना लेट्स से बॉक्स किसको दे दिया, बी को दे दिया। नाउ अब बी की जो हाइट है वो इनफ हो गई टू हैव द लुक ऑफ द मैच। क्लियर? और ए बिना बॉक्स के ही मैच को अच्छे से देख पा रहा है। नाउ सी के लिए तो बॉक्स का कोई यूज़ है नहीं, तो हम लोगों ने सी के लिए हम लोग ने ये बना दिया। ठीक है, एक ऐसे हम लोगों ने उसको टेपर बना दिया, स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर और टेपर बना दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेपर C is able to climb, और उसके बाद C will be also in the position to have the pleasure of the match. मैच को अच्छे से देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। Now अब इस कॉन्सेप्ट को अब क्या कहोगे? मैंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज इक्वलिटी, बट दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस तो नहीं हुआ क्योंकि सी देख नहीं पा रहा था। दूसरे के कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर इक्वलिटी तो है ही है। ठीक, और इक्वालिटी के साथ साथ क्या आता है, इक्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर हम जस्टिस भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। क्लियर?
सो दिस इक्वलिटी प्लस जस्टिस, दिस इज इक्वल टू द इक्वल प्रोटेक्शन बाई द लॉ। यानी कि लॉ के द्वारा आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि लॉ के द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हमें हर एक को देना है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी कि उसकी जो नीड्स हैं, ठीक है, उन नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उसे देनी है चीज़ें। ठीक है, तो वी नीड टू प्रोवाइड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। क्लियर? दैट इज द डिस्क्रिमिनेट सो दैट द जस्टिस कुड बी सर्व्ड। हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन किया है। हमने जो दो बॉक्स हैं वो सी बी को दिए हुए हैं, ए के पास एक भी बॉक्स नहीं है, और सी के लिए तो अलग हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? यस, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, this is discrimination, but the law says if you want to discriminate, no problem at all, but the thing is discriminate according to the needs so that the justice could be provided. Clear? You can discriminate, but discriminate according to the needs of the individual so that the justice could be provided. Clear? ठीक है, और इसी टर्म में वी टॉक अबाउट दी रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, द पीपल्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, है ना। जैसे हमने लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एससी सेक्शन नियर अबाउट 15% रिजर्वेशन दिया हुआ है, एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन जो मिला हुआ है दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, बिकॉज अभी उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, अभी उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उनको आगे लाने में, टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वी आर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन, एंड वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन इन केस ऑफ द प्रमोशन। ठीक है, सो प्रमोशन के केस में भी वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन। ठीक है, नाउ दो कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दिस इज इक्वलिटी बट दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज इक्वलिटी बट दिस इज नॉट जस्टिस, एंड दिस इज इक्वलिटी प्लस जस्टिस ऑल्सो, एंड इक्वलिटी प्लस जस्टिस इट इज द इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, एंड देयर इज ऑल्सो अ टर्म नोन एज द इक्वलिटी प्लस जस्टिस। Look, equality plus justice is equal to equal protection by the law, and this equality plus justice, this is equal to equity. Okay, this is equal to equity. तो equality का मतलब क्या हुआ? equality का मतलब हमने इक्वल चीज़ों को डिवाइड कर दिया, डजेंट मैटर वो उनके काम का है या नहीं है। क्लियर? बट इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी का मतलब वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, वी हैव गिवन द इक्वलिटी और वी हैव ऑल्सो गिवन द जस्टिस। ठीक है, या इक्वालिटी नहीं भी है, इनइक्वालिटी है, बट इवन दो विद दैट इनइक्वालिटी, भाई हमने डिस्क्रिमिनेशन किया ना, तो विद दैट इनइक्वालिटी, भाई इनइक्वालिटी कहाँ है? इनइक्वालिटी तो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने इनइक्वालिटी किया, इनइक्वालिटी है यहाँ पर, इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी है, बट इवन दो विद दिस इनइक्वालिटी वी हैव प्रोवाइडेड द जस्टिस। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इक्विटी में हम जस्टिस को एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 2 ऑफ द आर्टिकल 14, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। तो इस इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव रिटन डाउन द 3 पॉइंट। पहला क्या कह रहा है? द अमंग द इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड, यानी कि अमंग द इक्वल जो लॉ जो है वो इक्वल होना चाहिए और उसको इक्वली एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको, तो उसमें क्या था? उसमें दे वर नॉट इक्वल, इनिशियली वो इक्वल नहीं थे। अगर इक्वल हैं तब द लॉ शुड बी इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है सो वी कुड एम्पावर देम, वी कुड प्रोवाइड देम असिस्टेंस, वी कुड प्रोवाइड देम फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, क्लियर, टू मेक द बेस इक्वल। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। ठीक,
बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो पहला क्या कह रहा है कि अमंग द इक्वल्स, जो इक्वल हैं उनके लिए द लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। अगर नहीं इक्वल है तो पहले आप उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद लॉ की बात करें आप। द नेक्स्ट इज दैट दी, और इसी में क्या बोला गया है, दैट दी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि दो लोग अगर सेम तरीके से हैं तो उनको आप सेम ट्रीट करें, ठीक, अगर सेम पोजीशन पे हैं। अगर नहीं है, ऑन दैट कंडीशन यू कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, जिसके बारे में पार्ट 2 में बात किया गया है। इसमें लिखा हुआ है इट रिक्वायर द अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है, तो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो दे सकती है अफर्मेटिव एक्शन। कब, किसको, टूवर्ड्स अनईक्वल, यानी कि जो अनईक्वल हैं उनको अफर्मेटिव एक्शन दे सकती है, असिस्टेंस दे सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम दी फैसिलिटी और दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे मैंने अभी फोटोज़ दिखाई थी, तो उसमें क्या था, जो बी और सी थे, ठीक, तो उनके पास क्या था, बी और सी के पास कोई भी साधन नहीं था, यानी कि कहने का मतलब है कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी उस ग्राउंड को देखने में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उनको दूसरा बॉक्स दे दिया, बी को दूसरा बॉक्स दे दिया और सी को हमने पूरा एक टेपर बना के दे दिया। क्लियर? सो दिस इज द अफर्मेटिव एक्शन, दिस इज द इंटरवेंशन। ये क्या है, दिस इज द इंटरवेंशन बाय द स्टेट, किसको, अनईक्वल पीपल को, टू सो दैट स्टेट कैन प्रोवाइड देम दी फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। और जब ये जो अनइक्वल लोग हैं इनको फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी गई और वो क्या बन गए, इक्वल बन गए, उस कंडीशन में, ऑन दैट कंडीशन दी लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। तो पहले लॉ को इक्वली एडमिनिस्टर नहीं करना है, जब आपने उनको इक्वल ग्राउंड में लिया है, ठीक है, द स्टार्टिंग लाइन दोनों की सेम हो गई, ठीक है, तब आप लॉ को इक्वली एडमिनिस्टर कर दो। थर्ड वन इज दैट we should focus on the substantial equality and the distributive justice. What is the meaning of substantial equality? ठीक है, substantial equality का मतलब क्या होता है, the equality of each individual, ठीक, A, B and C, तो हर एक इंडिविजुअल की जो इक्वालिटी है हमें उसका ध्यान रखना है। मीन्स वी नीड टू cater the substantial equality and distributive justice. What is the meaning of distributive justice? So that the justice could be served to each and everyone. हर किसी को justice दिया जा सके. This is the meaning of the distributive justice. Clear? ठीक, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर से मैं बता देता हूँ, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इक्वलिटी देनी पड़ेगी उनको जो इक्वल नहीं है। जब इक्वलिटी मिल गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ को इक्वली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा और हर एक को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, दैट इज़ दी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। उसके बाद इक्वलिटी देने के लिए जो स्टेट है वो इंटरवेंशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बात किया है कि कोई फैसिलिटी दे सकता है, जैसे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको कुछ पैसे मिल गए हैं जनधन योजना के अंतर्गत, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेट से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, एससी पीपल हैं तो उन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया। अभी जैसे हमारे पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी रिजर्वेशन है 10% का बाय दी 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, तो इसको लेके आए थे। तो ये भी क्या है, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक तरह की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है ना, ताकि हमको इक्वली ट्रीट किया जा सके। और तीसरी बात की गई कि जो इक्वलिटी है वो सब्सटेंटिव होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल को ध्यान में रख के होना चाहिए, और जो जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, यानी कि वो जो जस्टिस है वो सब में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। क्लियर? तो इस आर्टिकल में, दैट इज़ इन दी आर्टिकल 14, ठीक, विच इज़ दी राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम बात करते हैं। और राइट टू इक्वलिटी मैंने बताया इट इज़ फ्रॉम दी 14 to 18। आर्टिकल 14 जो है इसके दो पार्ट थे। द फर्स्ट पार्ट वॉज दी दैट दी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे सब कोई क्या है, इक्वल है। एंड द सेकेंड इज दी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में हमने बात किया द कॉन्सेप्ट ऑफ दी एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। एवी डाइसी है, ही हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर हमने बात किया कि लॉ के आगे जो सारे लोग हैं वो क्या हैं, इक्वली हैं, ठीक है, यानी कि हर को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक। और वहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ा, एक्सेप्शंस रिगार्डिंग दी प्रेसिडेंट, रिगार्डिंग दी गवर्नर, या जो डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, राज प्रमुख हैं, उनके बारे में बात किया अंडर द आर्टिकल 361, ठीक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमने बात किया कि यहाँ पर हमने बात किया इक्वलिटी के बारे में, व्हाट इज़ द इक्वलिटी, और हमने बात किया व्हाट इज़ द इक्विटी ऑल्सो,
ठीक, इक्वलिटी में हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हमने सिर्फ बराबर बात दिया, बट इक्विटी में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जस्टिस ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड्स ऑल्सो। ठीक, तो हम लोग जस्टिस देंगे बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक, तो ये हमने बात किया अबाउट दी आर्टिकल 14। ठीक, आई होप आपको ये सारे जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर वॉल्यूबल थॉट, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक यू कैन गिव दैट ऑल्सो इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप स्टडी, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।